नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज, बादलपुर, अपने व्याख्यान की श्रृंखला में अपने द्वितीय पड़ाव पे आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आप सभी का पुनः अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पूर्व की चर्चा में हमारे विमर्श का विषय रहा राधा कृष्णन आयोग द्वारा अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में दिए गए सुझाव, तो मेरे व्याख्यान के इस द्वितीय पड़ाव में हम चर्चा करेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग की शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में दी गई संस्तुतियां और सुझाव। मैं आप सभी को आश्वस्त करूं कि मेरे शब्द, मेरे विचार और मेरे भाव बिल्कुल मौलिक हैं, निसंदेह ये आधारित हैं उस अनुभव पे जो मैंने अध्ययन के मार्फत अर्जित किया है, अपने शिक्षण अनुभव से अर्जित किया है। अतः मेरे मौलिक शब्द हैं, मेरे मौलिक भाव हैं, ये मौलिक विमर्श मैं आप सभी के साथ करना चाहता हूं जो कि मेरे अध्ययन पे आधारित है। और इस व्याख्यान का जो उद्देश्य रहेगा, और कहते भी हैं कि उद्देश्यहीन प्रक्रिया कतई सफल अंत को प्राप्त नहीं कर पाती है, सफल और सुखद विराम तक नहीं पहुंच पाती है। अतः जो शिक्षण उद्देश्य लेकर ये विमर्श हम करेंगे वो ज्ञानात्मक स्तर पर मेरे श्रोताओं को माध्यमिक शिक्षा आयोग की शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में दी गई संस्तुतियों से अवगत कराएगा। इन संस्तुतियों के ज्ञान के अतिरिक्त, इन संस्तुतियों के बोध के अतिरिक्त उनमें शिक्षण व्यवसाय और शिक्षक शिक्षा के प्रति सकारात्मक भाव एवं रुचि उत्पन्न होगी। और इस विमर्श के उपरांत वो इन संस्तुतियों के संदर्भ में व्यापक विश्लेषण और व्याख्यान करने की क्षमता अर्जित कर पाएंगे। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसको हम मुदालियर शिक्षा आयोग भी कहते हैं, ये देन है आजादी के बाद उस दौर की जिस दौर ने आजादी को एक जश्न के रूप में मनाने के साथ साथ एक अवसर के रूप में सृजित किया। और आजादी के ठीक कुछ समय बाद ही एक करिश्माई परिवर्तन राष्ट्रीय पटल पे दिखा। एक चिंतन की प्रक्रिया समस्त आयामों में हुई। स्वतंत्र भारत की आर्थिक, सामाजिक या यूं कहूं कि राजनीतिक परिस्थितियों में एक अत्यंत तीव्र गति से परिवर्तन परिलक्षित हुए। और उन्हीं परिवर्तन की अपेक्षाओं के बीच 1948 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जिसको हम सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं, उन्होंने भारत के समक्ष या यूं कहूं कि भारत सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि अभी आवश्यक हो गया है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, जो कि कड़ी है प्राथमिक और उच्च शिक्षा के बीच की, मध्य की, कि अब आवश्यकता है माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की। और बोर्ड के इस सकारात्मक सुझाव से संतुष्ट होकर भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। और इन्हीं के नाम से आज ये कमीशन मुदालियर कमीशन के नाम से जाना जाता है। आयोग के शब्दों में कहूं तो आयोग के विमर्श का जो केंद्र था वो था भारत की तात्कालिक माध्यमिक शिक्षा के सब पक्षों की जांच करना एवं उनके विषय में अपने सुझाव अथवा रिपोर्ट देना, ताकि माध्यमिक शिक्षा को पुनः एक नवीन रूप प्रदान किया जा सके, पुनर्गठित किया जा सके माध्यमिक शिक्षा की संपूर्ण संरचना को।
पर चूंकि हमारे विमर्श का विषय अध्यापक शिक्षा है, तो हम चर्चा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अध्यापक शिक्षा को लेकर क्या संस्तुतियां दी। आयोग की समस्त सिफारिशें जो कि शिक्षक शिक्षा को लेकर थीं, वो इस लक्ष्य पर आधारित थी कि चूंकि जिस अवधारणा की परिकल्पना हम माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में अब कर रहे हैं, जो अभिलाषा के साथ हम माध्यमिक शिक्षा से अपेक्षाएं अब करेंगे, उनके लिए जिन शिल्पकारों की आवश्यकताएं होंगी, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, या यूं कहूं कि उन ख्वाबों की तामीर के लिए जिस माध्यम या जिस साधन की आवश्यकता होगी, वो साधन शिक्षक ही होगा। अतः शिक्षक को भी परिमार्जित होना है, शिक्षक को भी परिवर्तित होना है। सीधी बात यह है कि लक्ष्य बदलेंगे तो माध्यम बदलेंगे, और माध्यम बदलेंगे तो प्रयासों को भी और परिष्कृत होना ही होगा। तो शिक्षक शिक्षा को लेकर जो पहली संस्तुति उन्होंने दी, वो दी कि आयोग ये महसूस करता है कि प्रशिक्षण संस्थान मात्र 2 प्रकार के होने चाहिए, और ये संस्तुति जो 1952 में मुदालियर आयोग ने दी, उस संस्तुति का सम्मान आज भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में होते हुए प्रतीत हो रहा है। वो कहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण की अवधि मात्र 2 वर्ष हो, और ठीक इसके साथ साथ स्नातक की उपाधि अर्जित किए व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण की जो समय अवधि हो, वो अभी तो 1 वर्ष है, पर भविष्य में वो संस्तुत करते हैं, वो सुझाव देते हैं कि इसको बढ़ा के 2 वर्ष कर दिया जाए। ये वो संस्तुति थी, ये वो सुझाव था जो कि आज भी दिखता है। आज भी बीएड को लेकर 2 वर्ष का पाठ्यक्रम चल रहा है। दूसरा सुझाव जो एमएड की उपाधि को लेकर उन्होंने दिया, जो कि राधाकृष्णन आयोग की संस्तुति से मात्र इस रूप में भिन्न है कि राधाकृष्णन साहब ने जब सुझाव दिया तो उन्होंने अनुभव की समय अवधि को निश्चित न लिखकर यह कहा कि पर्याप्त शिक्षण अनुभव प्राप्त व्यक्ति ही एमएड के लिए योग्य माना जाए। पर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने उस अवधि को निश्चित करते हुए लिखा कि न्यूनतम 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव जिस व्यक्ति के पास हो, जिस अभ्यर्थी के पास हो, वही एमएड की उपाधि के योग्य हो। तीसरा सुझाव वो कहते हैं कि विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे वो अनट्रेन्ड टीचर, वो अप्रशिक्षित शिक्षक जो प्रशिक्षण करना चाहते हैं, जो अध्यापक शिक्षा से लाभान्वित होना चाहते हैं, यदि वो इस प्रशिक्षण से जुड़ते हैं तो उनको अवकाश जो होगा वो पूर्ण वेतन की सुविधाओं के साथ प्रदान किया जाएगा। इसे कहते हैं कि शैक्षिक विमर्श को आर्थिक संबल प्रदान करना। शिक्षा के प्रति भारत की सकारात्मकता, शिक्षा के प्रति भारत की व्यापकता को परिलक्षित करता है, और विशेषकर वो राष्ट्र जो कि अभी आजाद हुआ था। अगली संस्तुति जो आपको अभी दिख रही है इस पर लिखी हुई, ये दृष्टिगोचर करती है उस व्यापक दर्शन को। सामान्यतः आजादी के बाद, गुलामी की लंबी श्रृंखला के बाद कोई भी राष्ट्र आर्थिक संसाधनों को नियंत्रित करने का प्रयास करेगा, पर यह वो धरा है जो उस मत का समर्थन करती है कि यदि व्यक्ति परिवर्तित हुआ, यदि समाज परिवर्तित हुआ, तो समाज के साथ साथ राष्ट्र भी सकारात्मक रूप से परिवर्तित निश्चित ही होगा। उस आर्थिक रूप से विपन्न राष्ट्र में भी यह संस्तुति देना अपने आप में बहुत बड़े जिगरे की बात है। वो कहते हैं कि शिक्षक प्रशिक्षण जो दिया जाए वो निःशुल्क दिया जाए। शिक्षा को आर्थिक आधार प्रदान करती है यह संस्तुति, और मात्र अपने मत को यही कह के वो नहीं रुकते हैं, वो ये भी इसके साथ जोड़ते हैं कि प्रशिक्षण काल में राज्य सरकारें ये निश्चित करें कि अभ्यर्थियों को स्टाइपेंड की सुविधा दी जाए, शिष्यवृत्ति प्रदान की जाए। एक और वो शिक्षक प्रशिक्षण को निःशुल्क कर अभ्यर्थियों को, और विशेषकर गरीब तबके को, और उस वक्त तो ये कहना भी एक अपने आप में एक विडंबना है कि हम गरीब थे या अमीर थे। सीधी बात यह है कि गुलामी के बाद
एक मानसिकता में इतनी बड़ी बात आना, यह हमारी अमीरी को साबित करती है। और उसके साथ साथ शिष्यवृत्ति की बात करना, एक आर्थिक संबल देना, यह मुदालियर आयोग की एक बड़ी सकारात्मक संस्तुति है। माध्यमिक शिक्षा आयोग समाजशास्त्रियों को अचंभित करने वाली एक संस्तुति और देते हैं, और जिसको समाजशास्त्रियों ने सहर्ष स्वीकार किया और प्रणाम किया उस संस्तुति को जो आपके समक्ष इस समय प्रस्तुत है। वो कहते हैं कि प्रशिक्षण काल में प्रशिक्षणार्थियों को अनिवार्य किया जाए कि वो अपना अध्ययन और अध्यापन छात्रावासों में रहकर करें। ये उस सोच का समर्थन करती है जो ये सोच ये मानती है कि समाज में रहने से सामाजिकरण के जितने भी आयाम हैं व्यक्ति उनसे अवगत होता है। इसके पीछे की जो परिकल्पना रही, जो लक्ष्य रहा, वो ये रहा कि जब अभ्यर्थी छात्रावासों में रहेंगे तो वो अपने साथ पढ़ने वाले अन्य अभ्यर्थियों से उनके धर्म को सीखेंगे, उनके दर्शन से अवगत होंगे, उनकी भाषा से, उनके साहित्य से, उनकी कला से, उनके कौशलों से, उनकी मान्यताओं से, उनकी परंपराओं से, उनकी विचारधाराओं से, उनके आदर्शों से, उनके मूल्यों से अवगत होंगे। और ये सभी सूचनाएं उस व्यक्ति को वो आयाम प्रदान करेंगी कि वो व्यक्ति अपने आप में व्यक्तित्व के रूप में रूपांतरित हो जाएगा। और जहां हम कहते हैं कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, तो राष्ट्र निर्माण के उस वृहद लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस वृहद व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है, वो व्यक्तित्व यूं ही नहीं बनते हैं। उनके लिए यही व्यापकता आवश्यक है, सर्वधर्म संभाव की अनुभूति हो, वसुधैव कुटुंबकम का भाव हो उस शिक्षक में, वो धर्म जाति मान्यताओं से ऊपर उठा हुआ हो, वो निरपेक्ष भाव से एक साधु, एक सनातन संत के रूप में शिक्षण करे। उसके लिए आवश्यक है कि उसको हर विषय का बोध हो। और शायद यही लक्ष्य था जिसको देखकर छात्रावासों की संस्तुति की गई। माध्यमिक शिक्षा आयोग कहता है कि महिलाओं के संदर्भ में कि अध्यापिकाओं के शिक्षण व्यवसाय में कमी को दूर करने के लिए विशेष अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किए जाएं। उस देश के लिए जिसने कुछ समय पूर्व ही आजादी प्राप्त की है, यह संस्तुति बहुत बड़ी संस्तुति थी। जहां आज भी हम लोग महिलाओं के अधिकारों के लिए विमर्श करते हैं, संसद में संघर्ष होता है, वहां 1952 में वो सलाह देते हैं कि महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए उनको कुछ सुविधाएं प्रदान की जाएं। ये वो विमर्श था जो मैंने आप सभी के साथ किया। आने वाली श्रृंखला में हम अन्य आयोगों द्वारा, अन्य शिक्षा नीतियों द्वारा अध्यापक शिक्षा को लेकर क्या सुझाव और क्या संस्तुतियां दी गई उस पर विमर्श करेंगे। इस पड़ाव पे हम यहीं विराम लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार।